Hello friends, good morning. Welcome to Nauka Digital Institute. We are discussing capital gain. And what we had in the earlier lecture was the exemptions. Exemptions under section 54 and subsection of section 54. अब friends, जो मुझे next part cover up करना है वो है related to stock market. देखिए, हमने स्टॉक मार्केट के ऊपर कैपिटल गेन कैसे लगेगा ना, उसके फंडामेंटल ज्यादा डिस्कस किए नहीं है. तो नाउ टुडे आई एम प्लानिंग टू कवर अप द कंसेप्ट ऑफ द कैपिटल गेन इन द केस ऑफ द स्टॉक एंड सिक्योरिटीज. नाउ बिफोर आई गो टू द निटी-ग्रिटी ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड अर्लियर एग्जम्पशन, नाउ टैक्सेबिलिटी, let me first highlight a very basic provision. Friends, in old days, your stocks were held in the physical form. अब आपके स्टॉक फिजिकल फॉर्म में होते थे. फिजिकल का मतलब है मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100 शेयर्स परचेज करूं, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद 150 शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के परचेज करूं, बाद में 50 शेयर्स परचेज करूं, तो मुझे 100, 150 एंड 50 के शेयर सर्टिफिकेट्स आते थे पुराने जमाने में. और मुझे इसको बेचना हो ना, तो इसको लेके मुझे स्टॉक मार्केट जाना पड़ता था और फिजिकली मुझे इसको सेल करना पड़ता था. ये मेथड जो थी फिजिकली सेल करने की, वो बहुत ही टीडियस मेथड थी. ये मेथड आज के जमाने में, आज के इलेक्ट्रॉनिक एरा में मे नॉट बी यूजफुल. एंड हेंस ईयर 2000 से माय गवर्नमेंट सेड दैट शेयर्स शुड बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. The shares should be held in demat form rather than physical form. अब अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में है तो ये डीमैट अकाउंट आपको ओपन करवाना पड़ता है. जैसे बैंक अकाउंट आप ओपन करवाते हो जिसमें रुपए जमा होते हैं, रुपए विड्रॉ होते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में शेयर्स जमा होते हैं, शेयर्स विड्रॉ होते हैं. पॉइंट इज दैट आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया, उसमें रिलायंस के 150 शेयर सेंटर हुए, बाद में 100 शेयर सेंटर हुए, बाद में 50 शेयर सेंटर हुए. जब फिजिकल फॉर्म में थे ये 300 शेयर्स, उसमें से आप मान लीजिए कि 210 शेयर्स बेच रहे थे, तो आप जिसको भी बेच रहे थे ना, उसको सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर रहे थे. तो आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये 150 वाले लॉट में से बेचे, 100 वाले लॉट में से बेचे या 50 वाले. जो सर्टिफिकेट ट्रांसफर किए वो आपने बेचे. इन द केस ऑफ डीमैट ऐसा लॉट नहीं होता है. वंस द शेयर्स एंटर इनटू द डीमैट अकाउंट, इट डजंट हैव द आइडेंटिटी. And if it doesn't have the identity, it would be difficult for you to decide कि ये 300 में से 200 शेयर, 210 शेयर्स आपने जो बेचे वो कौन से वाले बेचे, 150 वाले, 100 वाले लॉट में से 50 वाले. आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर एक ही साथ बेचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की है, ये लॉट करके क्या करेंगे भाई. कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए खाली सेल्स प्राइस नहीं चाहिए. कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए मुझे सेल्स प्राइस एज वेल एज कॉस्ट प्राइस चाहिए. तो कॉस्ट किसकी लेंगे, पहले 150 वाले की, 100 वाले की या 50 वाले की. ये एक पिक्यूलर पॉइंट था. एंड फ्रेंड्स, ये डीमैट में शेयर्स चले जाते थे, उसकी आइडेंटिटी वाज नॉट देयर एंड इट वाज डिफिकल्ट टू असर्टेन द कॉस्ट इन द केस ऑफ द डीमैट. एंड दैट इज द रीजन माय लेजिस्लेचर came out with section 45(2)(a), wherein my act has said that where any person had at any time during the previous year any beneficial interest in any security, then any profit or gain arising from the transfer made by the depository or participant of such beneficial interest in the respect of security shall be chargeable to beneficial owner and not to be regarded as income of depository. Meaning thereby, जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर से उनकी इनकम नहीं गिनने की. किसकी इनकम गिनने की, जिन्होंने बेनिफिशियली शेयर्स परचेज किए. बेनिफिशियली मींस जिन्होंने एक्चुअली रुपए आपके शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए, उनकी इनकम गिनने की. एंड फ्रेंड्स, यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA means cost of acquisition, and period of holding of any security shall be decided on the basis of FIFO method.
मीनिंग देयर बाय जो सिक्योरिटी पहले डिमेट हुई इट इज अज्यूम टू बी गोइंग आउट फर्स्ट. लाइक फ्रेंड्स, वी हैव FIFO should be considered for security in dematerialization form and not in physical form. That means if assessee has purchased, मान लीजिए 1500 units of security in physical form on 1st February 2016, 700 units of same security in dematerialized form on 5/5/16, 1500 units on 29 May 2016, and 400 units of the security on 12/12/2017. Then as per FIFO, security is considered out of purchase on 5/5/2016 first, because ये वाली जो सिक्योरिटी आपने परचेज की थी वो कौन से फॉर्म में परचेज, फिजिकल फॉर्म में अभी परमिटेड ही नहीं है, बट ये आपने फिजिकल फॉर्म में परचेज की थी तो आपको दिस इज नॉट सेड टू हैव बीन गोइंग आउट फर्स्ट. अच्छा, दूसरा फ्रेंड्स, लेट अस पुट दिस वे, यहां पे फिजिकल फॉर्म वाली नॉट गोइंग आउट. व्हाट इज गोइंग आउट फर्स्ट इज द सिक्योरिटी परचेज्ड इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म इज सेड टू बी गोइंग आउट फर्स्ट. अच्छा, दूसरा, ए फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स. उन्होंने 1000 शेयर्स परचेज किए मार्च 15 में एंड दे आर डिमैटेड इन दिसंबर 18, एंड 500 शेयर्स परचेज किए मार्च 16 में, दे आर डिमैटेड इन जनवरी 19. एंड फ्रेंड्स, उन्होंने से फॉर एग्जाम्पल के यहां पे एक इंफॉर्मेशन लिखनी शायद क्वेश्चन में ही रह गई है. मान लीजिए कि उन्होंने 1200 शेयर्स परचेज किए दिसंबर 17 में जो डिमेट हुए अक्टूबर 18 में. नाउ ही सोल्ड 1500 शेयर्स इन मार्च 19 आउट ऑफ द डिमेट अकाउंट. अब इन्होंने डिमेट अकाउंट में से मार्च 19 में 1500 शेयर्स बेच दिए, तो सबसे परचेज पहले तो अक्टूबर वाले हुए हैं, दूसरे परचेज हुए हैं दिसंबर वाले, एंड तीसरे परचेज हुए हैं परचेज वाइज 1 2 3 है, बराबर है. परचेज वाइज, माय मिस्टेक, डिमेट वाइज 1 2 3 है. परचेज वाइज क्या है, मार्च वाले पहले, मार्च 15 वाले, मार्च 16 वाले दूसरे, एंड दिसंबर 17 वाले तीसरे. नाउ फ्रेंड्स, हियर माय पोजीशन इज, अगर उन्होंने 1500 शेयर्स बेच दिए हैं तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट मेरे असेसी ने सबसे पहले कौन से शेयर्स परचेज किए हुए कहलाएंगे. कहना इसे, उन्होंने अगर 1500 शेयर्स बेचे हैं तो उसमें से सबसे पहले उन्होंने बेचे इसमें से 1200, फिर इसमें से 300, बात खत्म हो गई. ये यहां पे माय मैटर एंड्स. इट इज सेड टू हैव बीन सोल्ड from the demat account. The shares which are purchased first are not going out first. The shares which are dematted first, dematted second are going out first. This is FIFO method on the basis of not purchase. The FIFO is to be applied on the basis of demat. Demat के बेस पे FIFO अप्लाई करनी है. It is demat and the capital gain is to be applied. अब फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है उसमें मुझे 111A को मर्ज करना है. 111A के साथ साथ 112 में लॉन्ग टर्म के थोड़े बहुत अलग इश्यूज दिए हुए हैं, एंड द मेजर वन 112A दिया हुआ है. आपके मटेरियल में ये सभी चीजें थियोरेटिकल फॉर्म में दी हुई है, बट मुझे ये सब चीजों को अपने अच्छे से चार्ट फॉर्मेट में समझाना है. लेट अस have a look at the stock market. Sir, my shares and securities if I talk about. मान लीजिए कि मेरे जो शेयर्स है वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. दिस इज लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. लिस्टेड का मतलब खास समझना, लिस्टेड ऑन BSE
और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। माई शेयर्स आर लिस्टेड ऑन बीएसई और लिस्टेड ऑन एनएससी। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड इक्विटी, माई शेयर्स आर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। We are discussing the capital gain on securities and shares. I have listed equity shares and equity oriented mutual fund. And अगर ये शेयर्स या म्यूचुअल फंड मैं बेचता था तो 2004 के पहले मुझे इसके ऊपर कैपिटल गेन लगता था। In 2004, when Congress government took over the charge, friends, they've decided that let this capital gain be exempted. The long-term capital gain on the same be exempted, and the intention of Congress government behind the same is to encourage assessee to make the investment in the listed equity shares, equity oriented fund, stock market को boost देने के लिए ये particular provision लाए थे, and that to long-term investors को boost देने के लिए। अब ये अगर listed equity shares, equity oriented fund आप बेचो थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो 1 अक्टूबर 2004 से एक नया टैक्स लाए कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो आपको ब्रोकरेज आप देते हो ना परचेज सेल पे, वैसे ही ब्रोकर को देना है, ब्रोकर विल मेक द पेमेंट ऑन योर बिहाफ। ये एसटीटी भरा हो ना, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो जाता था, एग्जम्प्ट एंड शॉर्ट टर्म के ऊपर टैक्स लगता था 111A नंबर के सेक्शन में 15% से। लॉन्ग टर्म हो जाता था फुल्ली एग्जम्प्ट, शॉर्ट टर्म के ऊपर लॉन्ग टर्म हो जाता था 1038 नंबर के सेक्शन में फुल्ली एग्जम्प्ट। शॉर्ट टर्म के ऊपर 111A में पहले 10% टैक्स था, फिर लगाया 15%। अब साहब जैसे ही ये एग्जम्प्ट किया ना, हमारे लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट किया। पेनी स्टॉक वाले प्लानिंग थे। पेनी स्टॉक का मतलब है फ्रेंड्स, लोग अनलिस्टेड शेयर्स अक्वायर करते थे पेनी अमाउंट में, फिर ये अनलिस्टेड कंपनी किसी लिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज हो जाती थी। मेरे क्लाइंट मिस्टर एक्स को जो 1 रुपए में अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, उसके सामने उनको लिस्टेड कंपनी के शेयर्स मिलते थे। फिर ये लिस्टेड कंपनी के प्राइस अप ले जाते थे और अनलिस्टेड टू लिस्टेड 12 महीने 13 महीने 14 महीने रखने के बाद इसको 30 रुपए में मेरा असेसी बेच देता था। जब परचेस किए तब अनलिस्टेड कंपनी थी, प्राइस वर अंडर कंट्रोल। जब बेचे तब ये लिस्टेड हुई। जनरली लिस्टेड के प्राइस अंडर कंट्रोल नहीं होते, बट फ्रेंड्स देयर आर नंबर ऑफ जगलरीज played by many companies in our country wherein they were fluctuating the price, inflating the price like anything, and ये 30 रुपए में बेच दिए। जब ये 30 रुपए में बेचे भाई, तो 29 रुपए का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया ना, वो क्या हुआ, एग्जम्प्ट। अब ये 29 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बढ़नेगा 1038 में। तो कैनवी से असेसी को तो बहुत बड़ा फायदा हो गया। कैसा फायदा हो गया, देखो उनके हाथ से चेक गया था 1 रुपए का, चेक आया 30 रुपए का, एक्स्ट्रा चेक कितने का आया 29। एक्चुअली ये 29 का गेन नहीं है, ये 29 का चेक ज्यादा आया है। सामने आप समझ रहे हो, यू हैव टू मेक द एडजस्टमेंट। एंड many assessees have started doing this particular planning, many assessees have started doing this jugglery। मेजोरिटी ऐसी कंपनीज जो फ्रेंड्स हमारी थी ना, वो कोलकाता से ओरिजिनेट हुई थी, एंड सिमिलिटी केम आउट विद द लिस्ट ऑफ अराउंड 87 to 90 कंपनीज विच वर टर्म्ड एज पेनी स्टॉक कंपनी। पेनी स्टॉक का मतलब है जिसका ओरिजिनल प्राइस
पेनी जितना ही हो, बहुत कम हो, एंड फिर आपने ये प्राइस को क्या किया हुआ हो, इन्फ्लेट किया हुआ हो। सीबीडीटी ने ये लिस्ट डिफाइन किया कि अगर किसी ने भी पेनी स्टॉक कंपनी के केस में ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं ना, तो ये 29 रुपीज को आप सेक्शन 68-69 में टैक्स कर दो। इसको कैपिटल गेन गिनो ही नहीं, एग्जाम 1038 में गिनो ही नहीं, इट शुड बी मेड टैक्सेबल। अब सब झगड़े ये होने लगे कि पेनी स्टॉक तो डिफाइन किया है सीबीडीटी ने, बट ये चलेगा या नहीं चलेगा। नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज, नंबर ऑफ मैटर्स हैव कम इनटू प्ले। आई फ्रेंड्स वेरी वेल रिमेंबर around 3 years back, around 3 years back, at the time of Diwali, I was having a case of 3 aged ladies from one family with one ITO only, wherein my client did penny stock. ऐसी कोलकाता बेस्ड कंपनी में मेरे क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया था एंड फिर ये शेयर्स के प्राइस इन्फ्लेट हुए बेच दिया था। ITO was telling me that Y29 should not be added, Palak, to your income. मैं आर्ग्यू कर रहा था कि सर मेरा केस जेन्युइन है, इट शुड नॉट बी एडेड। मैं आपको परचेज के प्रूफ दे रहा हूं, चेक से पे किया है, सेल के प्रूफ दे रहा हूं, मैंने ब्रोकर थ्रू बेचा है, चेक से रुपए आए, मैंने ब्रोकरेज पे की हुई है, मेरे अकाउंट में फंड आए, मेरा परचेज का फंड जेन्युइन है, मेरा सेल्स का जो फंड आया वो भी मैंने अकाउंट में बता दिया है, मैंने एक रुपए मेरे बुक्स में बताए, रिटर्न में बताए, 1038 मांगा है। यू कैन नॉट टैक्स मी सर, हाउ कैन यू टैक्स मी? एंड यहां पे मेरे आर्ग्यूमेंट ऐसे मैंने किए थे। डिपार्टमेंट ने काउंटर आर्ग्यू किया। डिपार्टमेंट ने कहा कि पलक ये पेनी स्टॉक कंपनी है, अगर ये पेनी स्टॉक कंपनी है तो पेनी स्टॉक में तो हमें हमारा सर्कुलर है कि पेनी स्टॉक कंपनी को सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटी, नवनीत लाल जवेरी, यूको बैंक, सुप्रीम कोर्ट, और ये डिसएडवांटेजियस सर्कुलर है, तो वो लोग तो अपना सर्कुलर फॉलो करने ही वाले। अब नाउ आई वाज ट्राइंग टू आर्ग्यू कि सर भले आपका सर्कुलर है पर मैं इंजेन्युइन हुई नहीं, अगर मैं इंजेन्युइन ही नहीं हूं तो हाउ कैन यू टैक्स मी? डिपार्टमेंट ने कहा जेन्युइन इंजेन्युइन का सवाल नहीं है। मैंने कहा सर we have judgments that without proving the ingenuineness you cannot apply the circular blindly. You have to prove that my client has done something wrong, and I was trying to argue. मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा केस अच्छा जा रहा है, डिपार्टमेंट को ये 29 रुपये टैक्स करने थे और मुझे ये 1038 में एग्जम्प्ट लेना था, वो इश्यू था। मैंने रिटर्न में 1038 में एग्जाम माना था, डिपार्टमेंट इसको सेक्शन 68-69 में टैक्स करना चाहता था, एंड आई वाज फाइनली आर्ग्यूइंग माय मैटर बिफोर द लर्नेड यू, एंड आई वाज प्रीटी होपफुल आल्सो। अब पता नहीं एकाध ऑफिसर भी मेरे सबमिशन से थोड़े थक गए थे, मैं जजमेंट पे जजमेंट दिए जा रहा था। देखो मैं ITO के सामने मुझे पता है कि मेरा केस बहुत ही वीक है, फिर भी मैं जजमेंट पे जजमेंट दिए जा रहा था, बिकॉज समझना आगे मुझे ये काम आएगा इन द असेसमेंट प्रोसीजर कि ITO के सामने फर्स्ट लेवल पे आप सबमिशंस दे के रखो, सो दैट व्हेन यू टेक योर मैटर टू CIT अपील और IT-AT यू डोंट हैव टू हैव द इश्यू ऑफ गेटिंग एडिशनल एविडेंस एक्सेप्टेड, एंड दैट्स द रीजन मैं ये जितना भी मटीरियल हो सके उतना लर्नेड EO के सामने दे रहा था। मुझे होप्स भी आए थे कि भाई EO मुझे सुन रहा था, एंड ही वाज नॉट एबल टू काउंटर आर्ग्यू। वन फाइन मॉर्निंग EO कॉल्ड मी एंड सेड के मिलने आ जाइए। मैं मिलने गया। EO ने मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछे। पहला, what is the age of this lady clients? I said, sir, all the 3 are senior citizens. Okay. Whether the shares are purchased in the Demat account? I said, obviously, sir, they are purchased in Demat account through the broker. कंपनी को चेक से रुपए दे के बेचे थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर के थ्रू ही रुपए आए हैं, सब ब्रोकर भी हमारा ही है। ओके, हैव यू गिवन द डीमेट अकाउंट while making the earlier submissions? Yes sir, obviously I have given the demat account as my proof.
ओके पलक, he opened up the demat account and he said that, oh, this is your demat, Palak. Yes, sir. All the three clients are having only one company's share in this demat account. मैंने कहा yes, sir. आगे के कोई ईयर में डीमेट अकाउंट हो जिसमें ये असेसीज ने कोई और शेयर्स परचेज सेल किए हो? मैंने कहा नो सर, पहली बार ही लिए थे। इसके बाद कोई शेयर्स परचेज सेल किए हो? मैंने कहा ना सर, ये लास्ट प्राइम ही लिए थे। चलिए मुझे एक चीज का जवाब दीजिए पलक, कि आपके ये सीनियर सिटीजन क्लाइंट जो लाइफ में कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी तो कैसी स्क्रिप्ट पिक की जिसका 1 रुपए का प्राइस 30 रुपया हो गया, और वो भी अनलिस्टेड कंपनी थी। टीसीएस छोड़ दिया, रिलायंस छोड़ दिया, इन्फी छोड़ दिया इन लोगों ने, बाकी सब शेयर्स उन्होंने बाजू में रखे। ऐसा तो कैसा उनका ब्रेन चला लाइफ में पहली बार शेयर्स परचेज और लास्ट टाइम शेयर्स परचेज कर रहे तब, कि ऐसे के प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए जिसके प्राइस 30 गुना हो गए, 28 गुना हुए थे मेरे केस में, 30 गुना हो गए, एंड बाकी के इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स वो नहीं ले रहे हैं। मुझे जस्टिफाई कीजिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉलेज दे हैव यूज्ड, और डू दे हैव गॉट एनी टिप फ्रॉम एनीवन फॉर द परचेज और सेल? इफ यू कैन जस्टिफाई व्हाई यू हैव अक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, आई विल कंसिडर योर मैटर टू बी स्लाइटली जेन्युइन and may think of giving the benefit to you. If you are not able to justify that why you have not purchased TCS, Reliance and Infosys etc. and purchased K Private Limited, wherein you are expecting to gain so much, if you are not able to justify, then I'll add this under section 68, 69. And friends, I was speechless because मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मेरे क्लाइंट ने 29 का एक्स्ट्रा चेक देके, आप समझ रहे हो क्या किया था। मैंने क्लाइंट को समझाया कि भाई रहने देते हैं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है साहब। क्लाइंट ने बोला नहीं, झगड़ना ही है। छोटे छोटे एडिशन थे साहब, इतने एडिशन भी नहीं थे मेरे, 8-8, 10-10 लाख रुपए के एडिशन। क्लाइंट ने बोला नहीं, हमें तो आगे जाना ही है। तो ये सभी केस को अपने अपील फाइल की सीआईटी अपील में। अब सीआईटी अपील में मैंने अपील फाइल की। सीआईटी अपील में मेरी मैटर हियरिंग में आई। एक मैटर आई 3 में से। सीआईटी अपील पहचान वाले थे अपने, सो इज एक्सपेक्टिंग कि अच्छा सबमिशन लेके जा रहा हूं तो थिंग्स मे टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। सुनना, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट ने कैसे स्टेप्स लिए हुए हैं, and I'm trying to take you to the amendments on the basis of this only, and मैं थोड़ा बहुत असेसमेंट प्रोसीजर टॉपिक का भी यहां पे बेस बना रहा हूं फ्रेंड्स। सीआईटी अपील में मैटर गई, मैं सबमिशन लेके गया। मुझे बोला भाई क्या लेके आए हो पलक, कौन सी मैटर है? मैं तो सर समझ, देखिए ना सर, 1 रुपए में परचेज किया था, 30 रुपए में मेरे क्लाइंट ने बेचा है, और ये 29 रुपए को टैक्स कर रहा है 1038 में एग्जाम देने की जगह। इतना छोटा इश्यू है? मैं तो सर बिल्कुल छोटा इश्यू है, कुछ मैटर ही नहीं है मेरी। अच्छा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1038 में एग्जाम्प्ट है उसके ऊपर ये वो टैक्स लगा रहे हैं, क्यों? ये वो को नहीं पता है 1038 में? सर हाँ, व्हाट शुड आई से सर। अच्छा बताइए ऑर्डर कहां पे है? सर देखिए ना आप, ऑर्डर आपको दिया हुआ है पेज नंबर 18 सबमिशन के पेज नंबर के साथ बात करोगे तो आई टेल यू फ्रेंड्स, सीआईटी अपील वुड बी और ट्रिब्यूनल वुड बी मोस्ट हैप्पी। ट्रिब्यूनल में तो कंपलसरी है पेज नंबर, पैरा नंबर के साथ ही बोलना होता है। यहां मैंने कहा पेज नंबर 18 पे सर देखिए। अच्छा, तो बहुत लंबा ऑर्डर पास किया है। अच्छा, प्राइस 30 गुने हुए थे? मैं तो हाँ सर। एंड ही वेंट टू द लास्ट पेज, सेकेंड लास्ट पेज, वेर इन ही फाउंड द वर्ड अनफॉर्चुनेटली पेनी स्टॉक। यार ये आपकी कंपनी पेनी स्टॉक पे आइडेंटिफाई हुई है? मैंने कहा सर व्हाट इज पेनी स्टॉक? बोले कि पलक, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू,
डोंट टेल मी दैट यू डोंट नो व्हाट इज पेनी स्टॉक। सर जेन्युइनली मुझे नहीं पता है व्हाट इज पेनी स्टॉक। एंड सीआईटी अपील स्टार्टेड लाफिंग बिकॉज पेनी स्टॉक इज नोन टू बच्चा साहब जो टैक्स जानता है उसको, और सामने सीए बैठा है, मेरी हियरिंग भी आगे मैंने उनके सामने किए हुए हैं, तो उनको पता ना हो, पलक को पता ना हो, ही नोज दैट आई एम नोइंग। अच्छा ऐसा मत बताना कि ये आपकी कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड है। अभी मेरे साथ मेरे असिस्टेंट थे, उन्होंने बोला कि सर के प्राइवेट लिमिटेड ही है, फाइल बंद। बोलिए और क्या चला? मैं उस सर केस, क्योंकि केस में कुछ नहीं होगा, ये 29 रुपी विल बी टैक्स अंडर सेक्शन 68-69। मैं कोई हेल्प ना कर सकूं पलक आपकी, इसलिए कोई हेल्प ना कर सकूं क्योंकि अगर मैं इसमें हेल्प करने गया ना तो मैं, ये सीआईटी अपील साहब ने बोला, पूरे इंडिया में फेमस हो जाऊंगा। पेनी स्टॉक इज बीन मॉनिटर्ड बाय पीएमओ एंड नॉट एफएमओ। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैनेज हुआ, ये मॉनिटर हो रहा है। एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने कहा है कि कोई भी पेंशनी स्टॉक वाले को सीबीडीटी के अंडर में जो अथॉरिटी आ रही है उनको कोई बेनिफिट ही नहीं देना है। दूसरे कोई केस है आपके ये पेनी स्टॉक वाले मेरे पास? अब मेरे तो दूसरे 2 केस थे, हम लोग को भी मिल के काम करते हैं, तो मैंने ये 2 केस भी सीआईटी अपील के पास हियरिंग में ले लिए एंड ऑब्वियसली एडिशन किया। सीआईटी अपील के सामने हम हार गए, क्लाइंट को समझाया आगे नहीं जाना है, क्लाइंट को जाना ही था, लकीली हम आगे गए ट्रिब्यूनल में। ये तीनों केस के सामने हमने आईटीएटी को अपील फाइल की एंड आईटीएटी के सामने हमारी मैटर सब जुडिस थी, लिस्टिंग हुई है। ये 3 मैटर हमारी अभी लिस्ट हुई हियरिंग के लिए एंड आई थिंक इट वाज लिस्टेड बिफोर दिस break started at our classes maybe 15 days back. अब ये जैसे ही फ्रेंड्स लिस्ट हुई, ट्रिब्यूनल में भी चांसेस ऑफ विनिंग इज वेरी वेरी लेस, बट एक स्कीम आ गई है अभी, आपको पता हो तो, VSVS कॉल्ड विवाद से विश्वास की, जिसमें आपको इंटरेस्ट का क्या मिलता है? waiver. And as interest waiver is available, what we did was we take this particular case, we have decided to take this particular case to VSVS and we are accepting that yes we are ready to pay tax. Interest का हमें क्या मिल जाएगा? waiver. And we are giving up. ये penny stock में फ्रेंड्स जितना बहुत ही डिफिकल्ट था, बट साहब एक चीज समझो, ये मेरे जैसे स्मॉल केस में भी मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीआईटी अपील, ट्रिब्यूनल का यहां पे टाइम वेस्ट किया। मल्टीपल लिटिगेशंस ये पेनी स्टॉक के चल रहे थे और डिपार्टमेंट का टाइम वेस्ट हो रहा था। टू ओवरकम द सेम, माय डिपार्टमेंट हैज कम आउट विद द अमेंडमेंट इन द लॉ, वेरीन आई एम पुटिंग इट अगेन। लिस्टेड मैंने क्या लिखा था फ्रेंड्स? इक्विटी शेयर्स, वो रफ हो गया मेरा जो आगे मैंने लिखा हुआ, एंड लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सर डिपार्टमेंट ने कहा दैट इफ यू आर सेलिंग ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड be careful friends, STT is paid on purchase and sale। परचेस पे भी STT भरना क्या है? कंपल्सरी। अगर STT परचेस पे भी भरा है, सेल पे भी भरा है ना, तो ही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता था? एग्जम्प्ट अंडर 1038। एंड शॉर्ट टर्म के ऊपर
नेट कंसीडरेशन में से एक्चुअल कॉस्ट डिडक्ट करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आता था दैट वुड बी टैक्स एट द रेट ऑफ 15% अंडर सेक्शन 111A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 111A में इसके ऊपर क्या लगता था फ्रेंड्स, मेरा टैक्स लग जाता था। नाउ माय पॉइंट इज दैट ये जो मेरी टैक्सेबिलिटी फ्रेंड्स हो रही थी, ये टैक्सेबिलिटी जो मेरी हो रही थी वो बहुत बिग अमाउंट से हो रही थी। ये टैक्सेबिलिटी 111A में 15% से लॉन्ग टर्म एसटीटी दोनों टाइम बड़ा हो तो इट वुड बी एग्जम्प्ट। सेम वे इफ एसटीटी is paid on sales only, तो साहब शॉर्ट टर्म के लिए सेम रूल है, बट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो जाता था, नॉट एग्जम्प्ट अंडर 1038। एंड अगर नॉट एग्जम्प्ट अंडर 1038 ना, तो आपको दो ऑप्शन देते थे। नेट कंसीडरेशन में से इंडेक्स डिडक्ट करके लॉन्ग टर्म आए उसके ऊपर 20% भरो, नेट कंसीडरेशन में से आप एक्चुअल डिडक्ट करके जो आए उसको भी लॉन्ग टर्म बोलो 10% भरो, एंड आपको टैक्स भरना है विच एवर इज लेस। बट the point important I want to convey you is that STT खाली सेल्स पे भरा हो, परचेज पे ना भरा हो, अनलिस्टेड कंपनी हो जब परचेज किया तब तो STT आने वाला ही नहीं है। STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू परचेज और सेल थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड इट शुड बी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ओनली। अगर आपने परचेज किया तब अनलिस्टेड था, बेचा तब लिस्टेड है, STT परचेज पे नहीं भरा है, खाली सेल्स के ऊपर भरा है, तो your long term capital gain will not be exempt, it would be taxable, 1038 is not applicable। फ्रेंड्स अभी अब समझिए, अगर आपने लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड परचेज किए हैं, सेल किए हैं, एन एसटीटी पेड ऑन सेल्स, परचेज पे भरा हो या ना भरा हो, आपका लॉन्ग टर्म क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट, एंड शॉर्ट टर्म के लिए नेट कंसीडरेशन में से क्या डिडक्ट करने का, एक्चुअल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्स 15%, कौन से सेक्शन में, 111A में, टैक्स विल बी 15% अंडर सेक्शन 111A। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इज, सर जी खास समझिए, दो मुद्दे में क्लियर करूं। शॉर्ट टर्म के लिए 111A इज एप्लीकेबल whether the STT is paid on purchase or not, नंबर 1। लॉन्ग टर्म के लिए ही रूल ऐसा है कि STT परचेस एंड सेल दोनों पे भरना पड़े। एंड दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये रूल खाली किसके लिए है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए STT might be paid on purchase, might not be paid on purchase. The long term capital gain will avail exemption under section 1038। In short, इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए 1038 लेने के लिए सेल्स पे STT भरना कंपलसरी, परचेज में नॉट। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए परचेज एंड सेल दोनों के ऊपर STT भरना कंपलसरी। 111A के लिए लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो या इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, STT भरना कंपलसरी कब, इट्स ओनली एट द टाइम ऑफ सेल। इतने फंडामेंटल थे। अब फ्रेंड्स, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली इन द ईयर 2018, जो आज के मेरे लेक्चर का सबसे महत्व का मुद्दा है, वो ये है फ्रेंड्स,
In the year 2018, there were talks going on that Mr. Jaitley will abolish this 1038 and he will make it taxable. सर मैं स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट था कि यार ये एबोलिश तो नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना था कि ये एबोलिश किया ना तो स्टॉक मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा ना वो नहीं पता चलेगा। देयर वुड बी अ पैनिक इन द मार्केट, स्टॉक मार्केट। इन स्टॉक मार्केट में पैनिक मीन्स पीपल आर अंडर पैनिक बिकॉज मेनी पीपल, you are aware friends, are investing in the stock market. But Mr. Jaitley dared to say that it is exempt only if sold up to 31st March 18. From financial year 18-19, section 1038 is not applicable. He dared to provide this. साहब जेटली साहब लेके आए कि 1038 of the Income Tax Act is said to have been abolished. Proviso 4 to section 1038 is inserted, which says that we are removing 1038. If the shares are sold on or after 1st April 2018, listed equity shares के लिए भी abolished, listed equity oriented fund के लिए भी abolished। ये वाला पोर्शन ही abolished फ्रेंड्स, ये यहां पे जो मैंने लिखा है ये पोर्शन ही abolished। अब साहब ये अगर abolish कर दिया उन्होंने, 1038 को exemption से ही निकाल दिया, तो साहब capital gain will be taxable and there would be a panic in the stock market. The finance minister provided that what is applicable is taxability would be as per section 112A will be applicable. It would be taxable, but it would be taxable under section 112A of the Income Tax Act. Question arises, how this 112A will work? We are concentrating friends today only on the stock market. 1st February 2018 को ये प्रपोजल आई बीजेपी गवर्नमेंट के सेकेंड लास्ट प्री इलेक्शन बजट में। 2019 में इलेक्शन था तो दे वांटेड टू प्ले सेफ कि भाई इलेक्शन के पहले वाले बजट में नहीं, 19 के इंटरिम बजट में नहीं, 18 में ला देते। दे मेड दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉट एग्जम्प्ट, दे मेड इट टैक्सेबल एंड एज इट इज मेड टैक्सेबल 112A is the section which is inserted for the purpose of taxability. अब जब ये सेक्शन आया तब लोगों को पैनिक क्या था पहले वो समझे और बाद में 112A पे चले। मेरी ही बात करें फ्रेंड्स तो मान लीजिए कि मैंने आर लिमिटेड के शेयर्स 2006 में लिए थे। 2006 में मैंने ये शेयर्स 100 रुपए की कॉस्ट से लिए थे। बजट आया 1 फरवरी 18 को, जिसमें इन लोगों ने 1038 को एबोलिश किया। बजट के अगले दिन तक मैं तो बहुत होपफुल आदमी हूं, मेरे शेयर्स की वैल्यू मार्केट में इसकी वैल्यू 1300 रुपए थी। तो अपने तो खुश होके बैठे थे। क्या खुश होके बैठे थे? खुश होके ये बैठे थे कि ये दोनों का जो डिफरेंस है 1200 वो एग्जम्प्ट ही है, और अगर ये एग्जम्प्ट है तो अपने तो जल से ही है
टैक्स नहीं बढ़ना है, कमाएंगे, टैक्स नहीं भरेंगे, बेचेंगे तब। 1 फरवरी 2018 को अरुण जेटली साहब ने बोला कि 1038 इज अबोलिश्ड एंड इट वुड बी टैक्सेबल। साहब अपने अरमानों पे पानी फिर गया। ये 1200 जो अपने एग्जाम लेने चाहते थे वो अगर अभी टैक्सेबल हो जाए तो आई वुड बी अंडर ट्रिमेंडस ट्रबल। पर सुनेंगे, ये प्रोविजन जेटली साहब ने 1 अप्रैल 2018 के बाद बेचो ना तो ही लाए हुए हैं। वहां तक बेचो 1 अप्रैल 2018 तक तो 1038 एग्जाम ही था। अब साहब अगर 1038 एग्जाम था ना तो लोग पैनिक में कैनवी से ये 2 महीने में स्टॉक बेचने चले जाएंगे, बिकॉज मैं ये 2 महीने में ये मेरा स्टॉक बेच दूं भाई तो मुझे एग्जाम 1418 के बाद में बेचूं तो फ्रेंड्स कैनवी से पूरी अमाउंट, मान लो 1418 के बाद मैं 30 मार्च 18 को ये बेच दूं 1380 में तो कैनवी से इट वुड बी फुल्ली एग्जाम। बट मैं 2 अप्रैल 18 को ये 1385 में बेचूं तो apparently 1285 will be taxable. I am under trouble. Sir, one of the finest provision by Mr. Arun Jaitley, and we must compliment the government for coming out with this finest provision. Sir, what a brain. Honestly speaking, friends, generally I consider the finance ministers from UPA government to be very, very clever. Very, very clever. See, we may differ, but finance ministry is fantastic in UPA government. But BJP government, this is one of the most important and fantastic provision by Mr. Arun Jaitley. हाँ, हमारे मार्केट ने थोड़ा इसको समझने में गड़बड़ की हुई है, but Honorable Finance Minister came out inserting, I am coming back to this, Section 112A, जिसमें Honorable Finance Minister ने कहा that it is applicable to listed equity shares, STT is paid on purchase as well as sales, and listed equity oriented mutual fund, STT paid on only sales also will do. Purchase पे भरा हो तो well and good. In this case, your long-term capital gain is not exempt under Section 1038. Your long-term capital gain is not exempt. It is taxable at only 10% under Section 112 तो इसके ऊपर टैक्स तो लगेगा खाली 10% से 128, बट 128 भी मैं क्यों भरूं भाई? जो मैं यहां पे एज्यूम कर रहा था 1200 एग्जाम, और अभी वो 1200 प्लस जो प्राइस बढ़ा इसके बाद का 85, वो दोनों के ऊपर टैक्स लगा है, तो यार मुझे तो बहुत बड़े कंसिक्वेंस हो जाए, मुझे तो बहुत बड़े प्रॉब्लम हो जाए। बोले फ्रेंड्स, Honorable Finance Minister has come out saying that your cost deductible is, यहां पे समझना, your cost will be actual cost. हमारे सब में एक्चुअल कॉस्ट है 100 रुपए. That's pretty clear. But
ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सर ने हमें बेनिफिट दिया, कहा यू कैन हैव इन बी द फेयर मार्केट वैल्यू on the day before the budget, that is 31st January 2018, and you can take A or B whichever is higher. आपको क्या लेना है? A or B, whichever is higher. Sir, my position will be, can I say, मैं मेरी सेल्स प्राइस 1385 में से क्या डिडक्ट कर पाऊंगा? कॉस्ट 100 और 31st January 18 की FMV 1300, whichever is higher, that is 1300, and I would be ending up paying tax only on 85 rupee, meaning thereby बजट के अगले दिन तक आपने जो 1200 रुपए नोशनली आपकी वैल्यू शेयर्स की बढ़ी है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बढ़ना है। बट बजट के दिन या उसके बाद आपके शेयर के प्राइस में जो इंक्रीज हुआ, दैट ओनली विल बी सब्जेक्टेड टू टैक्स। आगे के दिन में कोई टैक्स नहीं लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अच्छा, 5 मिनट के लिए मान लो कि हमारे ही सम में मेरा आसेसी ये शेयर्स, मार्केट तो उसके बाद डाउन गया था, ये 1385, तो ये 1285 तो अभी निकल गया। 1385 की जगह 1270 में सेल करता, देन इन दैट पर्टिकुलर केस फ्रेंड्स व्हाट वुड हैपन इज, अगर ये 1270 में बेचते तो कैन वी से माई सेल्स प्राइस इज 1270, एपरेंटली मुझे कॉस्ट का डिडक्शन 1300 का मिले, बिकॉज मुझे कॉस्ट क्या लेनी है, 100 या 1300। कैन आई से विच एवर इज हायर, लेके 1300 का मिले, देन इन दैट पर्टिकुलर केस what I am supposed to take into account is, I am given that I am supposed to take fair market value or actual sales price, whichever is less, and then A or B, whichever is higher. Listen, my point will be, मेरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, मेरी FMV 1300, मेरी सेल्स प्राइस 1270, आई एम सपोज टू टेक लेसर ऑफ द टू, दैट इज 1270, एंड देयर आफ्टर 1270 एंड 100, मैं इसको अभी फेयर में समझाऊंगा, विच एवर इज हायर लेके मुझे कॉस्ट डिडक्ट करनी है 1270, एंड माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी नील। बी केयरफुल हियर, my taxability will be on the basis of the sales price or FMV, whichever is less. In short, मुझे fair market value on 31st January 2018 की वजह से लॉस नहीं हो सकता है। There can not be the loss here, friends, and hence I am to take FMV or actual sales price, whichever is less, and thereafter A or B, whichever is higher. अब ये एक मुद्दा आया फ्रेंड्स अंडर 112A। अब ये 112A में there are number of other issues my legislature has come out with, we are discussing. Number of other issues are also there, as I have said. FMV की वजह से लॉस नहीं हो सकता है, जैसा मैंने बोला वैसे। Another important issue they have said is that when you deduct the cost, this is long term, but still indexation won't be available.
you are not going to get the indexation from the same. Index cost is not deductible. What is deductible is the actual cost. अच्छा, still one more. Dev said, यहां पे भी थोड़े इश्यू ऐसे थे कि यार मान लो कि मेरे जैसा छोटा असेसी है, 100 रुपए की मेरी कॉस्ट थी 2006 में. एफएमवी जैसा थोड़े देर पहले मैं बता रहा था वैसे 1300 रुपए है 31 जनवरी 18 की, और मैंने 2 अप्रैल 18 को इसको बेचा 1385 में. मेरे पास 1000 शेयर्स थे, ये मैंने बेचे. अब ये मैंने 1000 शेयर्स बेचे, तो इन दैट पर्टिकुलर केस माय कैपिटल गेन पर शेयर विल बी फ्रेंड्स एसपी 1385 लेस माय कॉस्ट. कैन आई से माय कॉस्ट विल बी 100 or 1300, 1385, whichever is less, that would be 1300. 1300 and 100. Actual cost is 100. FMV 1300 और actual sales price 1385. इसका मुझे क्या लेना है? Whichever is less. So that I am taking 1300. In B it is 1300. In A it is actual cost. In B it is 1300. I am to take whichever is higher 1300. तो मेरा long term capital gain friends कितना आया? 85 रुपी पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 1000, तो मेरा टोटल कैपिटल गेन कितना आया? 85,000. अभी 85,000 के ऊपर भी मुझे टैक्स लगे ना तो बहुत ज्यादा है. द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड दैट अप टू 1 लाख रुपी per annum there is no taxable, and only balance is taxed at the rate of 10%. As it is 85,000, इसके ऊपर कोई भी टैक्स लगना नहीं है. 1 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट कर दिया. देखो, दो बहुत बड़े बेनिफिट दिए हैं. पहला बेनिफिट है आई एम अलाउड टू टेक fair market value on 31st January 2018 subject to my sales price, number 1, and number 2 I am said 1 लाख रुपए तक जाओ, एंजॉय करो, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा. 1 लाख से ऊपर जाए ना तो ही बैलेंस अमाउंट विल बी टैक्सेबल. फ्रेंड्स, अगर ये मान लीजिए कि 2000 शेयर्स होते 1000 की जगह, या से फॉर एग्जांपल वी पुट इट दिस वे, ये 1000 शेयर्स है, यहां पे अगर ये 2000 शेयर्स होते तो मेरा आंसर आता 1,70,000. 1,70,000 में से 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 70,000 के ऊपर मेरा टैक्स कितना लगेगा? 10% से. एंड फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इज दैट आई एम लायबल फॉर टैक्स ओनली ऑन द बैलेंस अमाउंट. नाउ द मेजर इश्यू हियर वन हैज टू बी केयरफुल इज दैट अगर मान लो मैंने रिलायंस बेचे, ऐसा 85,000 का गेन आया, इन्फोसिस बेचे 30,000 का गेन आया, क्या ये दोनों का टोटल करने का साहब जितने भी लिस्टेड शेयर्स आप 18, 19 ऑनवर्ड्स बेचो, उन सब का यही मैथोडोलॉजी से कंप्यूटेशन करके टोटल करो. टोटल में से 1 लाख रुपए डिडक्टिबल एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल एट अ रेट ऑफ 10%. फ्रेंड्स, हियर my point is I am liable for tax on any excess above 1 lakh on all the listed equity shares, equity oriented fund sold on or after 1/4/2018, and I am liable for tax. Another issue, importantly, they have said that no benefit of deduction under section 80. इंडेक्सेशन तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि नहीं मिलेगा. टीसी एटीडी वैसे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111A वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलते हैं. एट द सेम टाइम रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी ना मिले. इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख रुपए तक हो ना तो उनको 12,500 और एक्चुअल टैक्स पेबल विच एवर इज लेस का क्या मिलता है? रिबेट.
यहां पे आपको रिबेट भी नहीं मिलेगा. यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय द रिबेट ऑल्सो अंडर सेक्शन 8. ये रिबेट तो साहब हम कैजुअल इनकम से भी लेते हैं, बट यहां पे क्लियरली मना कर दिया. बट मना करने में एक चीज इन्होंने नहीं लिखी है, एंड दैट इज सेक्शन 54 एग्जम्पशन. तो ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट था कि 54 के एग्जम्पशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से मिलेंगे. नंबर 1, देयर इज नो प्रोहिबिशन. एंड नंबर 2, जो आईटीआर प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए लास्ट ईयर रिलीज हुए अप्रैल महीने के आसपास, वो आईटीआर में 112A के कैलकुलेशन में से 54F का एग्जम्पशन लेने के लिए स्पेसिफिक कॉलम रखा था. अगर उन्होंने स्पेसिफिक कॉलम रखा था ना, देन यस वी विल बी एबल टू क्लेम द एग्जम्पशन. सर आप बोलोगे 54F का ही क्यों कॉलम रखा था, 54 का क्यों नहीं? 54 तो मिलने वाला नहीं है. लॉन्ग टर्म रेसिडेंस सोल्ड, लॉन्ग टर्म रेसिडेंस सोल्ड, रेसिडेंस एक्वायर्ड. 54 भी मिलने वाला नहीं है. एग्रीकल्चर सोल्ड. 54 ईसी मिलने वाला नहीं है. इमूवेबल एसेट सोल्ड एक ही मिलने वाला है. कौन सा? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन द residence sold and first or second residential house is acquired, and hence I would be specific in saying 54 available. ऐसा बोलना मेरे लिए थोड़ा I would say not correct. Only one exemption, that is you are eligible to have all the exemptions under section 54F so under section 54, but apparently you would be able to get only and only 54F because 54F में ही शेयर्स बेचने पे एग्जम्पशन की स्टोरी है, अदरवाइज ये नहीं है. अब साहब ये मैंने जितना बोला उसको मैं एक आध प्रैक्टिकल से समझाने की ट्राई करूं. तो लुक एट माय पोजीशन, हाउ द थिंग्स वुड वर्क. मान लीजिए मेरा असेसी है मिस्टर एक्स, और ये मिस्टर एक्स के लिए उनके पास लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है से एक्स लिमिटेड के, या लिस्टेड कंपनी है ए लिमिटेड के. डेट ऑफ एक्विजिशन 3 नवंबर 2010. My cost 500. My FMV 31st January 18. ये डेट स्पेसिफिक है. बजट के अगले दिन. बजट कौन सा बजट? जिस दिन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन रिमूव किया उसका. सी 111A 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई चेंज नहीं है. इट इज एप्लीकेबल एज ऑफ टुडे ऑल्सो इन द सेम मैनर एज इट वाज एप्लीकेबल अर्लियर. एक्चुअल कॉस्ट डिडक्ट करने की, 15% से टैक्स बढ़ने का, पहले रुपए से टैक्स बढ़ने का. सर मेरी एफएमवी आई 1200 रुपए, मेरी सेल डेट आई से फॉर एग्जांपल 19th में 2019. अब ये सेल डेट आई 19th में 2019, तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओगे कि ये मान लो मैंने बेचा 1520 में, लॉन्ग टर्म हुआ या शॉर्ट टर्म हुआ? कैन आई से ये लॉन्ग टर्म हुआ? एंड अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो फ्रेंड्स माय कैपिटल गेन कितना आएगा? खास समझना. माय कैपिटल गेन विल बी, कैन आई से फ्रेंड्स माय गेन हियर is going to be, I have to take my sales price to be 1520. I have to take my sales price to be 1520 और 1520 के सेल्स प्राइस से मुझे कॉस्ट लेनी है 500 ए, बी में 1200 और 1520, बीच एवर इज लेस.
ए में मुझे एक्चुअल कॉस्ट लेनी है, बी में लेना है एफएमवी और सेल्स प्राइस विच एवर इज लेस। सो कॉस्ट आई मेरी 500, एफएमवी 1200, 1520 विच एवर इज लेस 1200, 500 एंड 1200 में आई एम सपोज टू टेक विच एवर इज हायर, आई एम टू टेक विच एवर इज हायर। तो मेरा कैपिटल गेन यहां पे जो आ जाएगा साहब, वो कितना आएगा समझिए, मेरी सेल्स प्राइस आएगी, कैन आई से 1520, माय सेल्स प्राइस इज 1520, जिसमें से मेरी कॉस्ट आएगी, कैन आई से 500, ए 1200 और 1520 विच एवर इज लेस is going to be 1200, 500 or 1200 whichever is higher, it is 1200. So my long term capital gain is going to be कितना आया 320. My capital gain long term is going to be 320. This is one. अच्छा फ्रेंड्स, दूसरा, अगर मैं यही का यही पोर्शन आगे थोड़ा ले जाऊं बी लिमिटेड के लिए, in the case of B Limited, assume I bought the shares on 15th October 2012 at 700. My fair market value being 1000, मैंने बेच दिया 24th May 2019 को at 980. ये हो गया लॉन्ग टर्म ही। अगर ये लॉन्ग टर्म ही हो गया तो मेरी सेल्स प्राइस आई 980 ही, जिसमें से मुझे कॉस्ट डिडक्ट करनी पड़े। खास समझना, हाँ, कॉस्ट डिडक्शन के लिए फ्रेंड्स, एंड दिस इज मेजर पार्ट, माय कॉस्ट डिडक्शन विल बी, कैन आई से 700 रुपए तो मैं ले ही सकता हूं, ए। माय बी विल बी 1000 और 980 विच एवर इज लेस, एंड 700 एंड 980 विच एवर इज हायर करके आई विल बी एबल टू टेक 980. My cost will be A, actual cost. A, actual cost. B, FMV or sales price, whichever is less, that is 980. So A 700, B 980, whichever is higher will be 980, and my long-term capital gain will be nil. I know that you may have a question कि सर तो यहां पे लॉस होगा ही नहीं। होगा यार, टेंशन मत लो, लॉस भी करेंगे। 24 दिसंबर 2013 को मैंने शेयर्स लिए थे 1800 में, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 2000 31 जनवरी को। ये मैंने बेचे 16 जून 19 को, एंड ये जो मैंने 16 जून 19 को बेचे ना भाई, वो मेरी सेल्स प्राइस आई खाली 1500 रुपए। तो मेरा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। मेरी सेल्स प्राइस आ रही है 1500 रुपए, इसमें से मुझे कॉस्ट डिडक्शन कितनी मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। माय कॉस्ट डिडक्शन विल बी, कैन आई से ए 1800, बहुत क्लियर, बी 2000 और 1500 विच एवर इज लेस करके कितना आएगा 1500, 2000 और 1500 विच एवर इज लेस करके कितना आएगा फ्रेंड्स 1500. आई एम सपोज टू टेक 1800 ए, 1500 बी, विच एवर इज हायर करके 1800. And if I take friends 1800 here, can I say I am having the long term capital loss, जिसका मुझे क्या मिलेगा set off. I would be definitely able to get the set off of the same. इसका 100% मुझे set off मिल सकता है. Friends, at the same time, assume my company is D Limited. डी लिमिटेड के शेयर्स मैंने लिए थे, मान लीजिए कि 12 नवंबर 18 को 2000 में। अब ये 12 नवंबर 18 31 जनवरी 18 के बाद आ रही है ना, तो ये एनए ही आएगा, इसको एनए ही लिखने का। मैंने इसको बेचा 26 दिसंबर 2019 को
at a sales price of 2200 रुपए, can we say it will be long term and my long term capital gain will be directly 200? कोई टेंशन ही नहीं है. At this be short term, it would be directly taxable. 31 जनवरी 18 के बाद अगर मैंने कुछ परचेज किया है ना, तो उसके लिए ये 31 जनवरी की एफएमवी वाले रूल फ्रेंड्स आने वाले ही नहीं है. क्यों ये रूल्स आने वाले नहीं है? द रीजन बीइंग फ्रेंड्स, 31 जनवरी का रूल तब भी आता है जब मैंने परचेज किए हो प्रायर टू 31 जनवरी 2018. अब ये हुआ मेरा बेसिक कंसेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. लेट मी हाईलाइट दैट 1 lakh फर्स्ट, and after that 1 lakh I'll highlight 54F and 112A in one practical only. वो कैसे वर्क करेगा वो मैं एक समझाऊं how it works. Let's have one small example. Assume Mr. Y acquired listed equity shares on 2nd December 10 at ₹20 lakh. STT is paid. Sold on 28th May 19, 45 lakh. Fair market value on 31st January 18 being say 30 lakh. You are asked to compute the capital gain. अब यहां पे मिस्टर वाई के लिए प्रीवियस ईयर 1920 relevant to 2021 में my net consideration is coming to 45 lakh less my cost. Friends, my cost is very simple. My part A is 20A, my B is going to be FMV 30 lakh or sales price 45 lakh, whichever is less 30, 20 or 30, whichever is higher is going to be 30 lakh, and my long term capital gain being 15 lakh. यहां तक सेट है. ये 15 लाख में से यहां से ही मुझे लाख रुपए का क्या ले लेना है? एग्जम्पशन. एंड माय नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल विल बी 14 लाख रुपीस. ये 14 लाख जो मेरा आया नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल टू मी एट द रेट ऑफ 10% अंडर 112A. नाउ अज्यूम के यही सब में मैं एक एक्सटेंशन करूं कि मेरे क्लाइंट ने फर्स्ट रेसिडेंशियल हाउस यहां पे अक्वायर किया होता, एंड ये मेरे क्लाइंट ने जो घर अक्वायर किया है वो $22.5 लाख में इमीडिएटली 16 जून 19 को ही अक्वायर कर लिया. कैन वी से व्हाट यू आर सेलिंग ऑफ इज द लॉन्ग टर्म capital asset other than residential house, and what you are buying is the first or second residential house. You are eligible for 54F exemption.
माइंड वेल, योर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F विल बी, अगर आपने पूरे 45 लाख इन्वेस्ट कर दिए होते तो मैंने पूरे 14 लाख एग्जम्प्ट कर दिए होते। ये लाख तो डिडक्ट हो गया, 14 लाख ही अभी देखो, 15 लाख ना देखो, लाख एग्जम्प्ट करने के बाद देखो। बट मैंने अगर इन्वेस्टमेंट 45 लाख से कम किया है तो माई एग्जम्पशन विल बी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल गेन। Which capital gain? Before 1 lakh or after 1 lakh? After 1 lakh. That's what our ITR says. Divided by 45. And if I enjoy the exemption, can we say it would be 7 lakh? अगर 7 lakh का exemption enjoy करूं तो मेरा net taxable long term capital gain आया 7 लाख। एंड इसके ऊपर 1 लाख ऑलरेडी मैंने ले लिए है, तो मेरा टैक्स आएगा 10% अंडर 112A में। कितना टैक्स लगेगा मेरा? फ्रेंड्स, इट्स गोइंग टू बी 70,000 ओनली, विच वुड बी लेविएबल। ये मेरे फंडामेंटल हुए कौन से? ये मेरे फंडामेंटल हुए फ्रेंड्स 102A के। अब ये 102A में तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड आते हैं। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स व्हेन एसटीटी इज पेड एट द टाइम ऑफ बाय एज वेल एज सेल। लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड व्हेन एसटीटी इज पेड ओनली एट द टाइम ऑफ सेल वुड आल्सो डू। सर, द इश्यू इंपॉर्टेंट विल बी कि अगर ये अदर सिक्योरिटीज होती, अदर में अनलिस्टेड होते, 24 मंथ्स या उससे ज्यादा रखा हो तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, या अदर्स में लिस्टेड फ्रेंड्स, अदर्स में आई वुड बी स्पेसिफिक, सिंपल, अदर लिस्टेड होते हैं। अदर लिस्टेड में क्या क्या आएगा साहब? अदर लिस्टेड में प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, डिबेंचर्स आएंगे, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंट शेयर्स, एसटीटी परचेज सेल पे ना भराओ, परचेज या सेल पे, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड सेल पे एसटीटी ना भराओ तो इट वुड फॉल अंडर अदर लिस्टेड। अब अनलिस्टेड हो गए और लॉन्ग टर्म हो गए ना, तो नॉर्मल रूल है, नेट कंसीडरेशन में से क्या डिडक्ट करो फ्रेंड्स? इंडेक्स कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। बट अगर अनलिस्टेड शॉर्ट टर्म है तो नेट कंसीडरेशन से क्या डिडक्ट करो? एक्चुअल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड टैक्स वुड बी एट व्हाट रेट? नॉर्मल रेट। अगर अदर लिस्टेड है तो अदर लिस्टेड के लिए शॉर्ट टर्म होना तो नॉर्मल रूल ही है, बट अदर लिस्टेड के लिए अगर लॉन्ग टर्म होना तो आगे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, वैसे 2 ऑप्शन अवेलेबल है। आप इंडेक्स डिडक्ट करो, लॉन्ग टर्म के ऊपर 20% भरो, और आप क्या डिडक्ट करो? एक्चुअल डिडक्ट करो, लॉन्ग टर्म के ऊपर क्या भरो? 10। चॉइस आपकी है, यू कैन सिलेक्ट विच एवर इज लेस। ये फ्रेंड्स मेरा मुद्दा किसके लिए आएगा भाई? अदर लिस्टेड के लिए। सर, शॉर्ट टर्म के लिए सिंपल रूल है, बट लॉन्ग टर्म अदर लिस्टेड के लिए यू आर गिवन 2 ऑप्शन, इंडेक्स 20%, एक्चुअल 10%, यू कैन सिलेक्ट विच एवर इज लेस। सो ये एक जनरल फंडामेंटल हुआ। सर, अनलिस्टेड शेयर्स आप बेचोगे, मैं याद करवा दूं कि यू आर सपोज टू टेक इन टू अकाउंट नॉट एक्चुअल सेल्स प्राइस बट एक्चुअल सेल्स प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर अंडर सेक्शन 50CA हमने आगे देखा हुआ है। अब फ्रेंड्स, दिस वुड लीड मी टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ buyback. Sir, companies are allowed to buy back their shares under the Companies Act. And ये कंपनी जो अपने शेयर्स बायबैक करेगी, ये बायबैक की टैक्सेबिलिटी कैसी होती है
वो हमें समझना है विथ रीजनिंग. Sir, actually it started with the year 2013, wherein से अनलिस्टेड कंपनी है. अगर ये अनलिस्टेड कंपनी के पास प्रॉफिट पड़ा है और ये शेयर होल्डर को डिविडेंड दे तो उनको डीडीटी आ जाता था 15+% का. अब ये प्रॉफिट अपने रियल होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने में दे हैव टू पे 15% टैक्स. ये टैक्स 15% बचाने के लिए ये लोगों ने प्लानिंग ऐसा किया कि ये लोगों ने अपने शेयर होल्डर्स के शेयर्स बायबैक करना स्टार्ट कर दिया. कितनी अमाउंट में बायबैक करते थे? जो परचेज प्राइस हो ना, उसमें इंडेक्सेशन करके जो भी अमाउंट आए वो अमाउंट से ये लोगों ने शेयर्स को बायबैक करना स्टार्ट कर दिया. और बायबैक करके मनी इज ट्रांसफर्ड टू नन अदर देन, बोलिए वुम, शेयर होल्डर्स. साहब ये केस में तो मेरे गवर्नमेंट को नुकसान गया, क्योंकि बायबैक होगा तो डीडीटी नहीं लगेगा. शेयर होल्डर को क्या लगेगा? कैपिटल गेन. और अनलिस्टेड शेयर्स का बायबैक हुआ है, अनलिस्टेड शेयर्स सेल हुए हैं, तो साहब इन द गिवन केस अगर लॉन्ग टर्म हो तो मेरे शेयर होल्डर इंडेक्स कॉस्ट डिडक्ट कर पाते थे और ये बायबैक उतने ही प्राइस में होता था जितनी मेरे शेयर होल्डर्स की इंडेक्स कॉस्ट ऑलमोस्ट आती थी. एंड फ्रेंड्स, माय शेयर होल्डर्स वाज आल्सो अवॉइडिंग द tax. This is noticed by the then finance minister Mr. P. Chidambaram, and honorable the finance minister came out with the provision that if there is buyback of shares and buyback of unlisted shares from previous year 13-14 onwards, then he said that difference between buyback price and issue price. वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करना. इट इज डिफरेंस बिटवीन बायबैक प्राइस एंड इश्यू प्राइस इज taxable to company under section 115 QA at the rate of 20% plus surcharge plus cess. कंपनी को इसके ऊपर टैक्स लगाओ. फॉर शेयर होल्डर्स कितना भी रुपया आया 1034A में यह क्या हो जाएगा? एग्जम्प्टेड. इसके ऊपर शेयर होल्डर को टैक्स लगाना नहीं है. अब ये बायबैक के केस में सर मेरी पोजीशन ऐसी हुई कि मेरी जो टैक्सेबिलिटी होती थी वो कंपनी को होने लगी और कंपनी को इंडेक्स कॉस्ट के बगैर, यहां पे जो प्लानिंग मेरा था इंडेक्स कॉस्ट से जाएंगे, इंडेक्स कॉस्ट के बगैर डिफरेंस बिटवीन बायबैक प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस पे ही टैक्स लगने लगा. एंड दैट टू कितने परसेंट से? 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस करके टैक्स लगने लगा अंडर 115 QA. पर भाई लिस्टेड कंपनी के लिए चिदम्बरम साहब ने जब ये 2013 में प्रोविजन लाए ना, तब सिंपल रखा था दैट इट वुड बी शेयर होल्डर is liable for capital gain.
सर हु इज लायबल फॉर कैपिटल गेन? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम सर ने बताया था शेयर होल्डर विल बी लायबल फॉर कैपिटल गेन। अब बायबैक में लिस्टेड शेयर्स के लिए शेयर होल्डर को जो कैपिटल गेन लगता था ना, वो एसटीटी भरे बगैर ये शेयर्स का बायबैक होता था, तो ही वुड बी लायबल फॉर द कैपिटल गेन ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स 20%, एक्चुअल 10%, विच एवर इज लेस से। एंड फ्रेंड्स, दैट वॉज द बेनिफिट गिवन टू द शेयर होल्डर। अब ये बहुत अच्छे से मैकेनिज्म जा रही थी। 2019 5th जुलाई को our honorable finance minister Mr. N. Sitharaman has come out with the change here. Hence he said that for listed also $115 QA is applicable. What is applicable for listed also? $115 QA is applicable, and for shareholder it would be exempted. जो शेयर होल्डर को लिस्टेड में बायबैक पे टैक्स लगता था वो निकाल दिया। बायबैक पे टैक्स निकाल के किसको टैक्स कर दिया? ये कंपनी को 115 क्यू में टैक्स कर दिया, शेयर होल्डर को 1034A में इसको क्या दे दिया? एग्जाम्प्ट। फ्रेंड्स, 5 जुलाई 2019 को बजट आया था, ये 2019 का, एज इट वॉज एन इलेक्शन ईयर, एंड ये बजट 5 जुलाई 19 को आने के बाद एप्लीकेबल किया 1 अप्रैल 19 से। पीवाई 19-20 के लिए ये बजट था। अब साहब 1 अप्रैल 19 से 5 जुलाई 19 तक काफी कंपनीज ने बायबैक अनाउंस कर दिया था। वन ऑफ देम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इज विप्रो। अब अगर उन्होंने बायबैक अनाउंस किया था तो उन्होंने बायबैक अनाउंस किया था एक्सपेक्टिंग 115 QA। माय मिस्टेक, एक्सपेक्टिंग टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब विप्रो को अगर 115 QA लग जाए तो देयर वुड बी अ बिग इश्यू। प्रपोजल जब हुई फाइनेंस बिल की 5 जुलाई 2019 को, तो रूल था 1920 से ये रूल एप्लीकेबल। जब ये बजट पास हुआ, एक्ट बना, तो लकीली द प्रोविजन वाज दैट इफ द बायबैक approved by SEBI and announced on or after 5th July 19, तो QA, अभी मैं बोल रही हूं फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने कहा, उसके बाद अगर आप बायबैक करोगे तो QA एप्लीकेबल। उसके पहले अगर आपने बायबैक अनाउंस कर दिया था, सेबी की अप्रूवल आ गई थी लाइक विप्रो, देन शेयर होल्डर इज लायबल फॉर कैपिटल गेन एंड नो 115 QA विल बी एप्लीकेबल इन द गिवन केस। अब ये सर प्रीवियस ईयर 1920, मेरे नवंबर 20 के फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर 1920 के लिए अपियर हो रहे हैं ना, उनके लिए बायबैक वाला इश्यू बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे वर्क करेगा फ्रेंड्स, खास समझना। से देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ए लिमिटेड। मिस्टर पी परचेज शेयर्स फ्रॉम ए लिमिटेड ऑन 5 जुलाई 2010 at 1,67,000. Mr. P sold it to Mr. Q on 3rd October 2017 for 5 lakh. And thereafter on 15 July 19 buyback from Mr. Q, say at
रुपीज $8 lakh by A Limited। ये एक छोटा सा सम फ्रेंड्स मैं दोनों के लिए सॉल्व करूं। दोनों का मतलब है अनलिस्टेड के लिए भी सॉल्व करूं एंड दूसरा किसके लिए सॉल्व करूं, मैं लिस्टेड के लिए भी सॉल्व करूं। फ्रेंड्स, माय पोजीशन विल बी, अगर ये कंपनी मेरी अनलिस्टेड है तो पहला मुद्दा समझना, मिस्टर पी को प्रीवियस ईयर 17-18 रेलेवेंट टू एवाई 18-19 में सेल्स प्राइस 5 लाख लेस, ये अनलिस्टेड है, लॉन्ग टर्म है, तो इंडेक्स कॉस्ट डिडक्ट करके कितनी इंडेक्स कॉस्ट आती 167 मल्टीप्लाइड बाय 17-18 का इंडेक्स नंबर था 272 डिवाइडेड बाय 167 करके 272 डिडक्ट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता कितना, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता 2,28,000। इतने के ऊपर तो टैक्स कौन भर देगा, मिस्टर पी। यहां तक सेट है। नाउ फ्रेंड्स, इन द ईयर 1920 when company went for the buyback and these are unlisted shares, what would happen is, if these are unlisted shares and company is going for the buyback at 8 lakh, company के लिए buyback price it is 8 lakh कंपनी के लिए। फ्रेंड्स, I'll take buyback price 8 lakh less, very important word of the law, issue price। ए लिमिटेड से जितने में परचेज किए थे 167, देयर इज डबल टैक्सेशन, यस एग्रीड, देयर इज डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन ऐसे हुआ कि 167 और इंडेक्स 167 एंड 5 लाख के डिफरेंस के ऊपर ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, फिर भी फिर से लगेगा। एंड फ्रेंड्स, द अमाउंट विच यू आर गेटिंग ओवर हियर इज, कैन वी से 6,33,000 एंड इसके ऊपर टैक्स लगेगा 20% से टू नन अदर देन ए लिमिटेड, that is company only, and this would be levied at not only 20%, it would be at 20% plus surcharge plus cess always, and there is a big taxability। Sir, internal जितने भी कंपनी ने शेयर्स इश्यू किया 10 रुपए में, ए को, ए ने बी को बेचा 12 में, बी ने सी को बेचा 15 में, सी ने डी को बेचा 40 में, डी ने ई को बेचा 50 में, ई ने एफ को बेचा 100 में, और अभी बायबैक हुआ 130 में। तो 115 QA will be applicable on the difference between buyback price 130 less issue price 10, meaning thereby in between जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसके ऊपर कैपिटल गेन तो लग गया। बट फ्रेंड्स, इन केस ऑफ दैट फ्रेंड्स, आपको ये कॉस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये कैपिटल गेन भी लगा एंड यहां पे बायबैक भी टैक्स होगा। अपेरेंटली देयर इज गोइंग टू बी डबल टैक्सेशन। फ्रेंड्स, अब मान लो कि ये लिस्टेड की अनलिस्टेड की जगह यही सम हम लिस्टेड के लिए सॉल्व करें, तो कहना इसे मिस्टर पी को तो कैपिटल गेन 17-18 रेलेवेंट टू 18-19 में 5 लाख की नेट कंसिडरेशन, उसमें से इंडेक्स डिडक्ट करे तो 167, 272, 167 लेके टैक्स लग ही रहा है
228 के ऊपर मिस्टर पी को, बराबर है। अभी अगर बायबैक आपका हो रहा है 15 जुलाई 19 को, 5 मिनट के लिए मान लो कि ये बायबैक जो आपका है वो अनाउंस एंड अप्रूव्ड बाय सेबी हो गया था प्रायर टू 5th July 19. That's the date of proposal of finance bill 2019. Then shareholder Mr. Q के हाथ में PY 1920 में कैपिटल गेन लगेगा। 8 लाख की जो उनकी सेल्स प्राइस है ना, उसमें ये शेयर्स लॉन्ग टर्म हुए तो उनको क्यू को अपनी कॉस्ट का डिडक्शन मिलेगा। कितनी कॉस्ट का डिडक्शन मिलेगा? 5 लाख उनकी कॉस्ट थी, मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 272। एंड अगर हम कैलकुलेट करें तो आई एम सिटिंग विथ कैलकुलेटर लकीली, डिवाइडेड बाय 272, तो इट वुड बी 531,250। 531,250 में इसमें से लेस करूं 8 लाख में से, तो माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी 268,750 एंड दिस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर क्यू ओनली। सर क्यू को अपनी कॉस्ट का क्या मिला? डिडक्शन। कितनी अपनी कॉस्ट का डिडक्शन मिला साहब? क्यू ने जितनी कॉस्ट इनकर की थी, कितनी कॉस्ट क्यू ने इनकर की थी फ्रेंड्स? 531, 5 लाख इंडेक्स करके 531,250। बट अगर आपका बायबैक अदरवाइज में आ रहा है, 15 जुलाई को हुआ, सेबी ने अप्रूव अनाउंस नहीं किया था, देन इन दैट पर्टिकुलर केस ए लिमिटेड को फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली बायबैक प्राइस कितनी है? बायबैक प्राइस 8 लाख लेस इश्यू प्राइस कितना है? 167। कितना डिफरेंस आया सर? डिफरेंस आया 633 के ऊपर 115 क्यूए में कितना टैक्स भरना पड़ेगा? 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस करके दे विल बी एंडिंग अप पेइंग द टैक्स एंड देयर वुड बी अ ह्यूज टैक्स पेएबल ऑन द सेम। देखो आपको 167 की ही कॉस्ट का डिडक्शन मिला, आपको अर्लियर कॉस्ट जो क्यू ने कॉस्ट इनकर की थी उसका डिडक्शन नहीं मिला एंड देयर वुड बी अ बिग डिसएडवांटेज। फ्रेंड्स काफी कंपनीज ने प्रीवियस ईयर 18-19 में लिस्टेड कंपनी ने बायबैक किए थे। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, विप्रो डिड 1 lot, Infosys, Balrampur Chini, all have done the buyback. Why they have done the buyback? Because it was taxable in the hands of the shareholder only. 18-19 में they did the buyback. Now, if company itself is supposed to pay 115 QA, then this buyback of the shares would be restricted by the listed companies, and that would definitely be, I would say, because why it would be restricted? The reason being, if they go for buyback, they are ending up paying tax on the difference between buyback price and original issue price. 10 रुपए में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने शेयर्स इश्यू किए हो एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर ये आज बायबैक करे, मान लीजिए कि 5,000 रुपए में, थोड़ा ज्यादा बोल गया पर मान लो 5,000 रुपए में, देन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वुड बी एंडिंग अप पेइंग टैक्स ऑन 4,990। अब 10 रुपए में जो रिलायंस ने शेयर्स इश्यू किए थे मुकेश अंबानी साहब को, वो मुकेश अंबानी साहब ने बेचते मेरे हाथ में आए, मेरे हाथ में तो कल 4800 में ही आए थे। इसका अगर बायबैक कर दे एंड रिकॉर्ड डेट को आई एम एलिजिबल फॉर बायबैक, मैंने 5,000 में दे दिए, अगर मुझे टैक्स लगता तो 200 रुपए टैक्स लगता, बट 115 क्यूए में टैक्स लगेगा 4,990 के ऊपर एट flat 20% to the company, and this is a harsh provision for the listed company, but we cannot do anything. Friends, these are my fundamental on the capital gain on the stock market. Now we see, friends, that at present the stock market is struggling. In which direction it is going, God knows.
since I would say 1st February 2018 ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1038 को एबोलिश किया, उस दिन से स्टॉक मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने करंट बजट से, दैट इज प्रीवियस ईयर 2021 से, डीडीटी को भी अबोलिश कर दिया, शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड को टैक्स कर दिया। दैट इज एनकरेज्ड एफआईआई। क्यों? वी विल बी डिस्कसिंग इन अदर सोर्स। सो एफआईआई का थोड़ा फ्लो आया स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट अब भी गया, 40,000 क्रॉस किया। बट अगेन ड्यू टू द ग्लोबल रिसेशन दिस स्टॉक मार्केट इज स्ट्रगलिंग। मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे पहले 2 दिन तो 2 बार तो ऐसा हुआ दैट अवर मार्केट हैड टू सट बिकॉज ऑफ द लोअर सर्किट। 45 मिनट्स तक बंद रहा। एंड एज ऑफ टुडे भी फ्रेंड्स, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है गॉड नोज। देयर इज अ करेक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% in all the stocks. So there is a need of a good package. Actually, there is a need at present for the good package for all the industry, but there is a need of the good package for the stock market, which is expected from the government and from the Honorable Finance Minister. This global recession due to COVID-19 may create number of issues for those who are dealing with the stock market. So at present, so it is always advisable to keep your investment intact and not do any speculation. Because in which direction, एक दिन मार्केट अप जाता है, दूसरे दिन मार्केट स्ट्रेंथ एक्स डाउन जाता है। कौन से रीजन से अप जाता है, कौन से रीजन से डाउन जाता है, गॉड नोज। बट फ्रेंड्स, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप योर मनी सेफ एंड इट इज टू बी इन्वेस्टेड इन सेफ सिक्योरिटीज so as to have mental peace, mental relief. स्टॉक मार्केट के लिए एक इश्यू ऐसा भी आता है कि इसको बिजनेस गिनने का या कैपिटल गेन गिनने का, स्टॉक इन ट्रेड गिनने का या इन्वेस्टमेंट गिनने का, दैट वी विल बी कवरिंग अप एज अ पार्ट व्हेन यू वंस गेट डन विथ योर बिजनेस एंड प्रोफेशन टॉपिक। मैंने जो आज कैपिटल गेन लिया स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो अजम्पशन के साथ लिया कि इफ इट इज इन्वेस्टमेंट, हाउ द टैक्सेबिलिटी विल अराइज इन द केस ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन। हैड दिस बीन the stock in trade, everything will go to the business and profession. Yes, I forgot to tell you one thing, that whenever you are transferring the shares, be it be long term, be it be 111A वाला short term, ये long term and 111A वाले short term से आपको STT का कभी डिडक्शन नहीं मिलता है। अच्छा, परचेस के टाइम एसटीटी भरा हो तो ये एसटीटी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, सेल के टाइम एसटीटी भरा हो तो इट वॉन्ट बी डिडक्टिबल एज एन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डिडक्शन ऑफ द एसटीटी। बट ब्रोकरेज पे की है, परचेस में ऐड होगी, परचेस के टाइम पे की है, सेल्स के टाइम पे की है, तो सेल्स प्राइस से मेरी ब्रोकरेज क्या होगी, लेस होगी। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, अगर मेरे असेसी ने कोई और एक्सपेंडिचर किए हैं तो वो एडलेस हो गए 100%, बट एसटीटी इज नॉट अलाउेबल एक्सपेंडिचर और नॉट एलिजिबल टू बी एडेड एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आज का मेरा पोर्शन में इतना रखता हूं, पुटिंग स्लाइट अर्ली एंड, द रीजन बीइंग आई डोंट वांट टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट of the topic proper. It was exclusively for the stock market. Friends, will start with the transactions not regarded as transfer from tomorrow. Thank you very much. Stay home, stay happy, stay safe. Thank you. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.